सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकदम मानक माने जाते हैं। सही कहा। लेकिन आज हम इन नोट्स का उपयोग सिर्फ राजाओं के नाम या तारीखें रटने के लिए नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य उस पूरी व्यवस्था को, उस इंजन को समझना है जिसने इस स्वर्ण युग को संभव बनाया। देखिए, ये दृष्टिकोण बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस इतना विशाल होता है कि अगर आप सिर्फ तथ्यों की सूची रटने बैठेंगे तो वो सूचनाओं का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन जब इतिहास के पीछे के क्यों और कैसे को समझ लिया जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। मतलब जैसे कि कोई साम्राज्य अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। बिल्कुल। या फिर अर्थव्यवस्था ने विज्ञान को कैसे बढ़ावा दिया, तो वे तथ्य अपने आप एक तार्किक कहानी में ढल जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यानी अवधारणा की स्पष्टता ही इतिहास को असल में जीवंत बनाती है। तो चलिए इस कहानी की नींव से शुरुआत करते हैं। किसी भी विशाल साम्राज्य के खड़े होने से पहले जाहिर है जमीन तैयार करनी पड़ती है। गुप्त वंश की इस मजबूत नींव का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। हाँ, जिन्होंने लगभग 319 से 20 ईस्वी में शासन संभाला था। राइट। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया था। मैं सोच रही थी, इतिहास में इस एक विवाह को इतनी बड़ी राजनीतिक घटना क्यों माना जाता है? क्योंकि वो केवल एक वैवाहिक संबंध नहीं था, वो प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा राजनीतिक मर्जर और एक्विजिशन था। गुप्त राजवंश अपने शुरुआती दौर में अपेक्षाकृत एक छोटा और कह सकते हैं कम प्रभावशाली वंश था। अच्छा, तो लिच्छवी ज्यादा ताकतवर थे। बिल्कुल। लिच्छवी एक बहुत ही पुराना, प्रतिष्ठित और शक्तिशाली गणराज्य था। कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने न केवल अपनी राजनीतिक वैधता यानी लेजिटिमेसी स्थापित की, बल्कि उन्हें एक मजबूत सैन्य आधार भी मिल गया। इसी रणनीतिक कदम ने गुप्तों को एक स्थानीय शक्ति से निकालकर साम्राज्यवादी ताकत बना दिया। मतलब पूरी राजनीतिक पूंजी सुरक्षित कर ली गई। अब इस मजबूत नींव पर जो विशाल इमारत खड़ी की गई, उसका मुख्य वास्तुकार उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को माना जाता है। इतिहास की किताबों में उनके विजय अभियानों की बहुत चर्चा है। हाँ, और उन्हें अक्सर भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बस यहीं पर मुझे थोड़ी आपत्ति है। ये उपाधि इतिहास को देखने के नजरिए पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। नेपोलियन तो समुद्रगुप्त के 1000 साल से भी ज्यादा समय बाद यूरोप में आया था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। किसी ओरिजिनल ऐतिहासिक इंसान को उसके बहुत बाद में आए किसी व्यक्ति के नाम से पहचानना ये कुछ अजीब नहीं लगता? जैसे किसी ओरिजिनल फिल्म को उसके सीक्वल के नाम से पुकारा जा रहा हो। ये विरोधाभास असल में औपनिवेशिक इतिहास लेखन की देन है। भारत का नेपोलियन की ये उपाधि विंसेंट आर्थर स्मिथ जैसे यूरोपीय इतिहासकारों ने दी थी। अच्छा, तो ये ब्रिटिश चश्मा है। जी हाँ, जब ब्रिटिश इतिहासकार भारत का इतिहास लिख रहे थे तो उनके पास महानता को मापने का पैमाना केवल यूरोपीय लायक ही थे। इसलिए जब उन्होंने समुद्रगुप्त की शानदार सैन्य रणनीतियों और जीतों को देखा तो समझाने के लिए नेपोलियन का नाम इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर हम इस यूरोपीय चश्मे को हटा दें तो समुद्रगुप्त की रणनीतियां नेपोलियन से कैसे अलग थीं? क्या वे भी सिर्फ एक आक्रामक योद्धा थे जो केवल जमीन हड़पना चाहते थे? एकदम नहीं। समुद्रगुप्त की रणनीतियां नेपोलियन की तुलना में कहीं अधिक व्यावहारिक, मतलब प्रैक्टिकल और दूरदर्शी थीं। इसे समझने के लिए हमें उनके दक्षिण भारत अभियान को देखना होगा, जिसे दक्षिणापथ अभियान कहा जाता है। तो उत्तर भारत में तो उन्होंने राज्यों को पूरी तरह हराकर साम्राज्य में मिला लिया था, है ना? हाँ, उत्तर भारत यानी आर्यावर्त में तो सीधा नियंत्रण किया, लेकिन दक्षिण के राजाओं को हराने के बाद उनके राज्य वापस लौटा दिए। इस नीति को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा जाता है, यानी पहले अधिकार करना, फिर मुक्त करना और फिर अपनी कृपा दिखाना। वेट, सच में? किसी राज्य को जीतने के लिए इतनी लंबी सैन्य यात्रा करना और फिर उसे वापस कर देना, ये तो मुझे सैन्य संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी लग रही है। सतह पर देखने से ये ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को समझना बहुत जरूरी है। बात 350 ईस्वी के आसपास की है। तो उस समय पाटलिपुत्र से दक्षिण तक इतना लंबा रास्ता तय करना? बिल्कुल। बिहार में बैठकर सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों पर सीधा शासन करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर था। वहां तक सेना के लिए राशन, हथियार और निर्देश भेजना व्यावहारिक नहीं था। हाँ, और अगर वो उन राज्यों को साम्राज्य में मिला लेते तो बार बार विद्रोह कुचलने के लिए सेना भेजनी पड़ती। एकदम सटीक। यह उत्तर और दक्षिण के बीच के भौगोलिक यथार्थ की बहुत ही प्रैक्टिकल समझ थी। इसलिए समुद्रगुप्त ने एक ट्रिब्यूटरी मॉडल अपनाया।
अच्छा, मतलब टैक्स लेते रहो और शासन उन्हें करने दो। जी, उन्होंने दक्षिण के राजाओं से कहा कि आप अपने क्षेत्र पर शासन करते रहिए, लेकिन आपको मेरी सर्वोच्चता स्वीकार करनी होगी और नियमित रूप से कर और उपहार भेजने होंगे। बिना सिरदर्द पाले आर्थिक फायदा लेने की ये शानदार कूटनीति थी। कमाल है। लेकिन एक बात बताइए, कागज और भोजपत्र तो सदियों में गल जाते हैं। अगर हम आज समुद्रगुप्त की इन बारीक रणनीतियों को इतनी स्पष्टता से जान पा रहे हैं, तो उन्होंने पत्थर का सहारा लिया होगा। बिल्कुल, और यहीं पर इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की भूमिका आती है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। और ये मूल रूप से अशोक के एक पुराने स्तंभ पर उकेरा गया था, है ना? हाँ, और इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेण ने लिखा था। प्रशस्ति का मतलब ही होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया विस्तृत लेख। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो अक्सर इस शिलालेख की शैली के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसे चंपू शैली में लिखा गया है, तो ये गद्य और पद्य मतलब प्रोज और पोएट्री का मिश्रण क्यों चुना गया? ये एक बहुत ही सोची समझी पीआर रणनीति थी। विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई इस प्रशस्ति में दोनों का मिश्रण इसलिए है क्योंकि दोनों के अलग अलग उद्देश्य थे। तो गद्य का इस्तेमाल सिर्फ फैक्ट्स के लिए किया गया होगा? एकदम सही। गद्य का उपयोग सटीक ऐतिहासिक तथ्यों, भौगोलिक सीमाओं और पराजित राजाओं की सूचियों को दर्ज करने के लिए किया गया, जहां स्पष्टता सबसे ज्यादा जरूरी थी। और पद्य का इस्तेमाल? पद्य का इस्तेमाल समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व में एक जादुई और ईश्वरीय आभा जोड़ने के लिए किया गया। ये केवल एक डायरी नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थर पर उकेरा गया एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। तो हमारे पास एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम की राजनीतिक नींव है और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य। लेकिन सिर्फ बड़े भूभाग से कोई काल स्वर्णयुग नहीं बन जाता। अगर ऐसा होता तो चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य सबसे बड़ा स्वर्णयुग होता। आप बिल्कुल सही कड़ी जोड़ रही हैं। सैन्य विजय केवल एक साधन है, साध्य नहीं। समुद्रगुप्त की जीतों ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, उसने एक अभूतपूर्व राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को जन्म दिया। और जब सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तभी समाज में कला और विज्ञान पनप सकता है। बिल्कुल। और ये सांस्कृतिक विस्फोट हमें समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलता है, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से ज्यादा जानते हैं। विक्रमादित्य? ये नाम तो भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का सबसे बड़ा प्रतीक है। जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल ही वो समय है जिसे सही मायनों में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में शकों को पराजित किया और शकारी की उपाधि धारण की। लेकिन ये सिर्फ एक और सैन्य जीत तो नहीं थी। शकों को हराने का मतलब था गुजरात और पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर सीधा नियंत्रण। और बंदरगाहों पर नियंत्रण का सीधा मतलब है अरब सागर और उसके पार के व्यापारिक मार्गों तक पहुंच, यानी पश्चिमी दुनिया के साथ सीधा व्यापार। वाह! इसी व्यापार ने गुप्त साम्राज्य के खजाने को अपार दौलत से भर दिया होगा। और जब खजाना भरा हो, तभी कोई राजा कला और विज्ञान को संरक्षण दे सकता है। उनके दरबार में तो 9 विद्वानों का समूह था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। हाँ, और ये कोई साधारण संरक्षण नहीं था। ये इतिहास के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाने का प्रयास था। इसे देखकर मुझे तो एक आधुनिक मॉडल याद आता है। विक्रमादित्य का ये दरबार आज की सिलिकॉन वैली की तरह काम कर रहा था। सिलिकॉन वैली? ये तुलना काफी दिलचस्प है। इससे आपका क्या मतलब है? देखिए, सिलिकॉन वैली इसलिए सफल है क्योंकि वहां वेंचर कैपिटल की भरमार है। इन्वेस्टर्स उन वैज्ञानिकों को पैसा देते हैं जो कुछ नया खोज रहे हैं, बिना इस चिंता के कि अगले महीने मुनाफा आएगा या नहीं। ये बात तो है। तो विक्रमादित्य का भरा हुआ खजाना उस समय का वेंचर कैपिटल ही तो था। कालिदास जैसे साहित्यकार या आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक को इस बात की चिंता नहीं करनी थी कि उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा। उन्हें प्रयोग करने की पूरी आजादी थी। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। राज्य के इस वेंचर कैपिटल ने विद्वानों को अपनी आजीविका की चिंताओं से मुक्त कर दिया था। अगर हम साहित्य की बात करें तो कालिदास इस युग के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे उनके काम। बिल्कुल, और वे केवल भाषा की कलाबाजियां नहीं हैं। उन्होंने साहित्य को दरबारी चाटुकारिता से निकालकर मानवीय भावनाओं और प्रकृति के गहरे चित्रण से जोड़ दिया। उनका काम इतना प्रभावशाली था कि सदियों बाद यूरोपीय विद्वान भी हैरान रह गए। साहित्य में तो शिखर छुआ ही, लेकिन विज्ञान और गणित में जो हुआ
वो तो सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। आर्यभट्ट का काम विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अरे आर्यभट्ट का योगदान केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए था। सोचिए, आज से लगभग 1500 साल पहले जब दुनिया ये मानती थी कि धरती चपटी है, उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में घोषित कर दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, गणितीय प्रमाणों के साथ। लेकिन एक सवाल हमेशा परेशान करता है। उनके पास आज के जैसे कोई आधुनिक टेलीस्कोप या सैटेलाइट्स तो थे नहीं। उन्होंने बिना उपकरणों के इतने बड़े ब्रह्मांडीय तथ्य कैसे डिकोड कर लिए? ये उनकी गहरी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग का नतीजा था। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार उदाहरण दिया। नाव वाला उदाहरण? हाँ, आर्यभट्ट ने समझाया कि जो व्यक्ति नाव में बैठकर नदी में आगे बढ़ता है तो उसे किनारे के पेड़ पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम जाते हुए दिखाई देते हैं। ये तो विशुद्ध तार्किक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। इतना ही नहीं, उस समय समाज में मान्यता थी कि राहु और केतु नाम के राक्षस सूर्य या चंद्रमा को निगल लेते हैं, जिससे ग्रहण होता है। और उन्होंने इस अंधविश्वास को वैज्ञानिक तर्क से काट दिया। बिल्कुल, उन्होंने समझाया कि ग्रहण केवल छाया का खेल है। जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है या पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर, तब ग्रहण होता है। इसके अलावा पाई का लगभग सटीक मान और शून्य का उपयोग, ये सब गणित में क्रांति थी। एक तरफ कालिदास मानवीय भावनाओं की गहराई नाप रहे थे और दूसरी तरफ आर्यभट्ट ब्रह्मांड की। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी वास्तविकता की ओर वापस आना चाहूंगी। जी बताइए। इतिहास में हमेशा राजाओं, कवियों और वैज्ञानिकों की बातें हावी रहती हैं, पर इन सब को टिकाए रखने वाला जो असली ढांचा था, प्रशासन और अर्थव्यवस्था, वो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सच है कि प्रशासनिक नीतियां अक्सर नीरस लगती हैं, लेकिन बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई भी कला या विज्ञान एक दिन भी नहीं टिक सकता। तो ये ढांचा काम कैसे करता था? मौर्य साम्राज्य ने तो हर चीज को कड़े नियंत्रण में रखा था, जो उनके पतन का कारण बना। क्या गुप्त शासकों ने भी वही गलती की? एकदम नहीं। गुप्त शासकों ने मौर्यों की गलतियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने प्रशासन को एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह बांटा। मतलब केंद्र का पूरा कंट्रोल नहीं था? नहीं, सबसे ऊपर साम्राज्य था, जिसे भुक्तियों मतलब प्रांतों में बांटा गया था। इन भुक्तियों के गवर्नर को उपरेक कहा जाता था। और फिर जिलों का भी कोई सिस्टम होगा? हाँ, भुक्तियों को आगे विषयों यानी जिलों में बांटा गया, जिसका प्रमुख विषयपति होता था, और सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रबंधन ग्रामिका या स्थानीय पंचायतें करती थीं। ये मॉडल तो काफी हद तक आज की केंद्र, राज्य और पंचायत व्यवस्था से मिलता जुलता है। लेकिन अर्थव्यवस्था पर आते हैं। कहा जाता है कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। दीनार। बिल्कुल, दीनार उनके सोने के सिक्के थे। लेकिन क्या सिर्फ सिक्के छापने से अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है? इतिहास में तो कई राजा हुए हैं जिन्होंने खूब सिक्के छापे और भयंकर महंगाई आ गई। गुप्त काल में ऐसा क्या अलग था? ये एक बहुत ही शानदार आर्थिक सवाल है। गुप्त काल में सिक्के हवा से नहीं बनाए जा रहे थे, वे वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा समर्थित थे। लेकिन उसी समय तो पश्चिमी दुनिया में रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था ना? हाँ, जिससे पुराना सिल्क रूट प्रभावित हुआ। लेकिन गुप्त शासक घबराए नहीं, उन्होंने नया रास्ता खोज लिया। उन्होंने अपना व्यापारिक फोकस ही बदल लिया। तो वो अब व्यापार कहाँ कर रहे थे? उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे सुवर्ण भूमि कहा जाता था, और चीन के साथ व्यापार के नए रास्ते खोज लिए। रेशम, मसाले और बेहतरीन सूती कपड़े का भारी निर्यात होने लगा। और इन सब को मैनेज कौन करता था? राजा? नहीं, इस व्यापार के केंद्र में थे श्रेणी या गिल्ड्स। ये श्रेणी क्या थे? क्या ये आज के ट्रेड यूनियनों जैसे थे? ये आज के बड़े कॉरपोरेशंस और बैंकों का मिला जुला रूप थे। व्यापारियों और शिल्पकारों के इन संघों के पास इतनी ताकत थी कि उनके अपने नियम कानून होते थे। अच्छा, अपनी खुद की पॉलिसीज। हाँ, और अपनी सुरक्षा के लिए मिलिशिया भी होती थी। सबसे बड़ी बात, ये गिल्ड्स बैंकों की तरह काम करते थे। लोग अपनी बचत इनमें जमा करते थे और गिल्ड्स उन्हें ब्याज देते थे। वाओ, इस व्यवस्था ने तो बाजार में अपार लिक्विडिटी पैदा कर दी होगी। बिल्कुल, राजा को हर स्तर पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। जो टैक्स इन श्रेणियों से आता था, उसी से वो वेंचर कैपिटल बनता था, जिसने पूरे स्वर्ण युग को ऊर्जा दी। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो ये सिर्फ घटनाओं का संकलन नहीं है, ये एक पूरी मशीन की वर्किंग है। सही कहा। चंद्रगुप्त प्रथम की कूटनीतिक शादी ने एक राजनीतिक इंजन स्टार्ट किया।
समुद्रगुप्त की प्रैक्टिकल सैन्य लॉजिस्टिक्स ने उस इंजन को पूरे उपमहाद्वीप में दौड़ाया। और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बंदरगाहों पर कब्जा करने से उस मशीन में अपार धन का ईंधन पड़ा। बिल्कुल, और उस ईंधन ने एक ऐसा बौद्धिक माहौल तैयार किया जहां आर्यभट्ट और कालिदास जैसे दिमाग बिना किसी डर के सोच सकें, और ये पूरी इमारत एक विकेंद्रीकृत प्रशासन और श्रेणियों के बैंकिंग नेटवर्क पर टिकी थी। जब इतिहास को इस तरह इंटरलॉकिंग सिस्टम के रूप में देखा जाता है, तो न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल हल होते हैं, बल्कि अतीत को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। यह समझना सचमुच बहुत रोमांचक है कि स्वर्ण युग केवल कला का नहीं, बल्कि सैन्य कूटनीति और आर्थिक लिक्विडिटी का एक बेहतरीन संतुलन था। बिल्कुल, यह संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण था। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले ये पूरी कहानी एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ी करती है। वो क्या? अगर किसी युग को स्वर्ण युग उसके विज्ञान, साहित्य और मजबूत आर्थिक प्रणालियों के आधार पर माना जाता है, तो आज से हजारों साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे इस वर्तमान समय का मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आज की सभ्यता कोई ऐसा इलाहाबाद स्तंभ तैयार कर रही है जो समय की मार झेलकर हमारी कहानी बयां कर सके? या क्या हमारे बीच ऐसे आर्यभट्ट मौजूद